बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर बायोलॉजी की ब्रांचेस और सब फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी बच्चों बिल्कुल एक ट्री के जैसी है, एक दरख्त के जैसी है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पेलियोंटोलॉजी और इसके अलावा मज़ीद कुछ और भी ब्रांचेस हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है, जैसे कि इकोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। सबसे पहली जो ब्रांच है बच्चों वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की में बच्चों मॉर्फ का मतलब ही होता है फार्म और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मॉर्फोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जानदारों के फार्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फार्म मतलब वो उनकी बाहर से शक्ल किस तरह की है, एंड स्ट्रक्चर वो साख्त क्या है उनकी, किन किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं उनकी, उनका बाहर से दिखने में वो कैसे हैं। इसके अलावा बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हिस्से हैं उनकी भी अगर हम आउटवर्ड अपीयरेंस यानी कि ज़ाहिरी शक्ल को स्टडी करें, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, शेप कैसी है उसका उसका कलर कैसा है, पैटर्न कैसा है, किस तरह का खाका है उस वाले ऑर्गन का, तो वो भी बच्चों मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे एक पत्ता है, ठीक है, उस वो एक ऑर्गन है प्लांट का, उसके अंदर अगर हम उसकी फॉर्म को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसकी शक्ल कैसी है, एलिप्टिकल शक्ल है, इसके अंदर वेन्स पाई जाती हैं, इसका कलर किस तरह का है, ग्रीन कलर है। इसी तरह से बच्चों अगर इंसानों की में एग्ज़ाम्पल ले लें, तो अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ किडनी की, ठीक है, तो किडनी बच्चों एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि ब्लड को फ़िल्टर करता है। तो इसकी अगर मैं आपको बाहर से कहें कि जी इसको बताना हो कि इसकी शक्ल कैसी है, तो हम कहें इसको समझाने के लिए बोलते हैं कि ये बीन शेप का है, लोबिए की का दाना जो है उसकी शक्ल का है, और इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउनिश कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका। और इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम वेट बताना चाहें तो 120 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली इसके लगभग करीब करीब होता है। तो ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं, इंटरनल ऑर्गन है ये किडनी, लेकिन मैंने उसका ज़ाहिरी आउटवर्ड अपीयरेंस बताई है, तो ये मॉर्फोलॉजी है। और पत्ता जो है वो हमें बाहर से ही नज़र आता है, तो अगर हम इसका भी बाहर से एक्सटर्नल बता देंगे तो ये भी मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी आएगा करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों एनाटॉमी की। एनाटॉमी बच्चों वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यानी कि वो जो ऑर्गन है अंदर पाया जाने वाला, उस ऑर्गन के भी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर ह्यूमन के अगर इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया जाए तो वो एनाटॉमी कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है बच्चों कि ह्यूमन का जो स्टमक है वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ की लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम उन लेयर्स को देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें वो किस तरह से बनी हुई हैं, तो दैट इज़ एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी पढ़ के हमें फ़ायदा क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ अप्लाई हो रही है एनाटॉमी। तो कहते हैं कि जो एनाटॉमी पढ़ लेते हैं यानी डॉक्टर जो पढ़ लेते हैं उनको हेल्प होती है किस चीज़ में, डिज़ीज़ डायग्नोसिस में, जो बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस में हेल्प करती है एनाटॉमी। किस तरह से, अगर किसी डॉक्टर ने ये पढ़ा होगा कि इंसान की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस ऑर्गन की क्या साख्त है, तो तब ही वो, अगर उसने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो जब वो एबनॉर्मल देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एबनॉर्मलिटी है, तो ये डिज़ीज़ डायग्नोसिस हो गई, ठीक है। उसके बाद मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, जब बच्चों एनाटॉमी पढ़ी होगी, पता होगा कि कौन सा ऑर्गन बॉडी के किस हिस्से में है, तो फिर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं यानी कि वो आलात हैं जो कि डिज़ीज़ को परखने में हेल्प करते हैं, वो बनाए जाते हैं। इंजीनियर्स फिर हेल्प करते हैं कि इस तरह की वो बनाते हैं मशीनें जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो डिटेक्ट हो जाती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, MRI मशीन जो है वो CTI स्कैन जो करवाते हैं, उस मशीन के अंदर वो और जो पेशेंट है उसको लिटाते हैं और पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है, तो जहाँ जहाँ डिज़ीज़ है वो डायग्नोस हो जाती है। अच्छा, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरह से एनाटॉमी हमारी ज़िंदगी का मेयार बेहतरीन कर रही है,
तो बच्चों जब बीमारियों का पता चल जाएगा, इस तरह की मशीनें बन जाएंगी, तो ज़िंदगी का मेयार बेहतर ही होगा, इंसान बीमारियों से बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। अच्छा जी बच्चों, फिजियोलॉजी है नेक्स्ट ब्रांच। तो फिजियोलॉजी के अंदर क्या स्टडी किया जाता है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ना स्ट्रक्चर देखते हैं, ना बाहर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ना इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। हम जो देखते हैं इसमें, हम ये देखते हैं कि वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी की ही वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ हम फंक्शंस ऑफ बॉडी के को स्टडी करते हैं। मिसाल आपको दी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों हार्ट पर और ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है। ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज आ जाती हैं। ब्लड पंप होता है हार्ट से और आर्टरीज़ की हेल्प से पूरी बॉडी को मिल जाता है। और आर्टरीज़ फिर आगे डिवाइड होती हैं आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स डिवाइड होती हैं कैपिलरीज़ में, और कैपिलरीज़ फिर पूरी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स तक ब्लड देता है। ब्लड देने के बाद फिर वो कैपिलरीज़ जो हैं वो वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं, वेन्यूल्स फिर वेन्स में, और वेन्स फिर पूरी बॉडी में से इकट्ठी होकर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन ही ये है कि इसने पूरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को भेजना है। उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो देता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके फेफड़ों के ज़रिए बाहर निकाल देता है। खुराक जो हमने खाई होती है वो उस जिस्म के हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है। तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाया गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपको मैं अगर समझाने के लिए बताऊँ तो अगर हम पत्ते का बाहर वाला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी, अगर हम ये देख रहे हैं कि पत्ते के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, क्या क्या काम कर रहे और कौन कौन से सेल्स मिलकर कौन कौन से टिश्यूज़ बना रहे हैं, तो वो हम एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं। और अगर हम ये देखें वो वाले सेल्स पत्ते के जो हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ लिए हैं वो कौन से काम कर रहे हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम वो फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा, इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बच्चों बायोलॉजी की ही ब्रांच है। इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यू किसे कहते हैं। जानदारों के जिस्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि इसके अंदर वो तमाम खसूसियात हैं जो कि एक ज़िंदा जानदार के अंदर होती हैं, जो ज़िंदा जानदार को ज़िंदा रखने में हेल्प करती हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो बच्चों बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। यहाँ एक एमसीक्यूज़ भी है कि हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल हैं। ट्रिलियन बच्चों बोलते हैं खरब को, और 1 ट्रिलियन जो है वो 10 खरब के बराबर है। तो अंदाज़ा लगा लें कि 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर ये इतने ज़्यादा सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो सेल हैं वो जब आपस में इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने की भी बच्चों एक शर्त है, ऐसे सेल्स जो सेम है, यानी कि उनकी शक्ल सेम है और काम भी उनका सेम है। 2 चीज़ें हैं, एक वो दिखने में भी सेम है और काम करने में भी उनका काम भी सेम है। अगर वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। यही तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी है कि टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। ख़ास तौर पे जिनका काम एक हो वो वाले टिश्यूज़ हैं। और अगर हम इन टिश्यू को माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर लें तो वो किस ब्रांच में करेंगे? हिस्टोलॉजी के अंदर करेंगे। अगर हम बच्चों टिश्यूज़ को पढ़ लें तो हमें क्या फ़ायदा है फिर टिश्यूज़ को पढ़ने का? तो टिश्यू को पढ़ने का, हिस्टोलॉजी को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमें डिज़ीज़ डायग्नोसिस में हेल्प हो जाती है। डिज़ीज़ डायग्नोसिस मतलब हम ये तशख़ीस लगा सकते हैं कि नॉर्मल टिश्यू तो इस तरह के दिखते हैं, लेकिन जो डिज़ीज़ टिश्यू हैं वो थोड़ी उसमें वेरिएशन आ गई है। इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे ब्लड कैंसर हो गया या कोई भी कैंसर है, उसके अंदर हम अगर टिश्यूज़ को स्टडी करें तो वो जो टिश्यूज़ हैं वो दिखने में भी थोड़े उनका साइज़ चेंज हो जाता है, और इसके अलावा उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ शो हो रही होती है। तो हेल्प कौन कर रहा है फिर इसको डिटेक्ट करने के लिए? हिस्टोलॉजी हमें बताती है। ड्रग
जो न्यू ड्रग्स बनती हैं उनकी स्टडी भी हिस्टोलॉजी के अंदर की जाती है। यानी अगर फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर एक न्यू पेन किलर बनी है, तो ये देखना हो कि क्या वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को तो नहीं डैमेज कर रही, दूसरे सेल्स की डेथ तो नहीं हो रही उसकी वजह से। तो वो किस में स्टडी किया जाता है? तो वो हम हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ऑर्गन स्ट्रक्चर और ऑर्गन फंक्शन, जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं और रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बच्चों ऑर्गन बन जाता है। जैसे स्टमक है, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं और काम उनका रिलेटेड ही होता है, एक दूसरे से मिलता-जुलता है, एक दूसरे के की हेल्प कर रहा है वो काम, यानी कि खुराक को हज़म करवाना है। तो वो चीज़ें जो हैं, वो बच्चों फिर सारी जो टिश्यूज़ हैं वो ऑर्गन बना देती हैं। और फिर अगर हम उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखें, और स्ट्रक्चर भी तो टिश्यूज़ पर ही पर मुश्तमिल है, ऑर्गन का फंक्शन अगर हम देखें, तो वो भी हम हिस्टोलॉजी की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच बच्चों है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो बच्चों स्टडी ऑफ सेल है। अभी हमने पढ़ा है कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बुनियादी है। ये सेल जो है वो उस इस वाली ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम देखते हैं कि सेल किस तरह से बना है। इसके अलावा सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज़ हैं और सेल किस तरह से सेल डिवीज़न परफॉर्म करता है। सेल के अंदर बच्चों अगर मैं आपको सेल दिखाऊं तो ये एक एनिमल का सेल है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए होता है और न्यूक्लियोलस है। फ़ौरन बाहर जो है इसके देखा जाए तो इसमें बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी एक ऑर्गेनेली है। और इसके बाद बच्चों इसके अलावा इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी एक ऑर्गेनेली है, और गोल्जी अपरेटस होता है, ठीक है। और इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, इस तरह की, और सेंट्रियोल्स होते हैं, इस तरह की ऑर्गेनेलीज़ हैं। ये जो छोटी-छोटी ऑर्गेनेलीज़ हैं जब ये आपस में मिली हैं तो तभी एक सेल बना है। अगर हम इन ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी करें तो साइटोलॉजी में करेंगे। हम ये देखें कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से मिलकर बना हुआ है, कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर जिन्होंने इसको बनाया हुआ है, तो साइटोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हम ये देखें कि सेल जो है क्योंकि वो ज़िंदा जानदार है, तो सेल अपने जैसे जानदार किस तरह से प्रोड्यूस करता है, यानी रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है अपनी। तो बच्चों इसके भी 2 तरीके हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरी है मियोसिस। ये दोनों वो तरीके हैं जिसकी हेल्प से जो सेल है वो अपने जैसे जानदार प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपको आगे पता चल जाएगा, अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 4 इसके ऊपर है। नेक्स्ट ब्रांच बच्चों है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अगर हम जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें तो दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम आपको पता है कि जो एटम्स हैं वो सबसे छोटा पार्टिकल हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं एटम। नो डाउट इससे भी स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम एटम से स्टार्ट करते हैं। तो एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर ऑर्गेनेलीज बनती हैं, और ऑर्गेनेलीज जब फिर आपस में कंबाइन करती हैं तो सेल बनता है। अब देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाएं, ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाएं, तो फिर बच्चों असल में यही बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं? वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर जो एटम हैं वो तकरीबन सेम ही है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। प्रोटीन भी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन होती है इसके अंदर। और लिपिड्स भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन है, समटाइम्स इसमें फास्फोरस भी ऐड होता है। न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही मेन मिक्सचर है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं बच्चों? ग्लूकोज एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो हम रोज़ रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन, मीट जो हम खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो प्रोटीन है, इसमें अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं। लिपिड्स क्या हैं बच्चों? लिपिड्स जो हैं वो फैट्स एंड ऑयल आपने देखे हैं, हमारे घरों में जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो लिपिड की एग्जाम्पल है। न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए, इनको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक कोड है हमारी लाइफ का, जिंदा जानदारों की सारी इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने किस तरह का बनना है, किस तरह के
की इनकी बॉडी बनेगी दैट इज़ इनक्रिप्टेड इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, मेजरली डीएनए के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इन सब बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करें तो वो बायोमोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे जो है वो न्यू ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।